हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है। साथ ही हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। साथ ही हम समझेंगे कि मॉडरेटर का इम्पोर्टेंस क्या है और पावर प्लांट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर गलती से भी पावर प्लांट में रिएक्शन हो गया या ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, इसकी क्या खामियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और हम समझेंगे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है वो प्रोसेस में कैसे हैंडल किया जाता है और क्या यूज़ किया जाता है। तो जो पहले हम आपको थर्मल पावर प्लांट की वीडियो में हमने आपको बताया कि कोल यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम को फिर स्टीम टरबाइन पे गिरा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नॉर्मली ये तो हो गया थर्मल पावर प्लांट के बारे में। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं ये समझते हैं। जैसा हम कि थर्मल पावर प्लांट में कोल एज ए यूज़ करते हैं फ्यूल, वैसे ही हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 kg यूरेनियम लगभग 30 लाख kg कोल के बराबर होता है। कह सकते हैं कि अगर 1 kg यूरेनियम आप यूज़ करके जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना आप 30 लाख kg कोल जब आप बर्न करेंगे तो आप उसको ना इलेक्ट्रिसिटी, आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो ये क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए 1 kg ऑफ जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक ऐसी एटम्स है जो कि नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल होता है। इसको क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ये स्टेबल रहेगा, जैसे ही इसमें एक न्यूट्रॉन आप ऐड कर देते हो तो अनस्टेबल हो जाता है। तो आइए समझते हैं पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर कोर क्या होता है और कैसे इसको हम प्रोसेस में लेते हैं। तो देखो जो न्यूक्लियर जो ये फ्यूल होता है यूरेनियम, वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। इसमें मोस्टली क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर कोर होता है। न्यूक्लियर कोर के अंदर हम यूरेनियम को रखते हैं। यूरेनियम में रखने का तरीका है कि आप उसको छोटे छोटे फॉर्म में करके, उसे ट्यूब में करके हम लोग अंदर एक बंडल के फॉर्म में बना के उसके हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, कोर में रख लेते हैं। ये मोस्टली स्टेनलेस एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जिसके अंदर हम लोग इसको स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड थिंग होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसा न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा एटम्स जो यूरेनियम का एक बड़ा एटम्स होता है वो टूट के दो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है वो समझते हैं पहले। तो फर्स्ट पहले क्या होता है, यूरेनियम नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही एक न्यूट्रॉन हम उसमें ऐड करते हैं तो स्प्लिट हो जाता है, 2 एटम्स में टूट जाता है। फिर क्या होता है, उसमें से 3 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा निकलते हैं जो कि अगले यूरेनियम के एटम्स को तोड़ने लगते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चेन के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट थिंग हम समझते हैं कि ये इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। देखो जब हम यूरेनियम के एक एटम्स को तोड़ के तब जब 2 में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे देखो हाई हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। हम उसी हीट का यूटिलाइज करते हैं वाटर को बॉईल करने के लिए और स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम उसी को यूटिलाइज करके वाटर को गर्म करते हैं, फिर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको स्टीम टरबाइन पे गिराते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आइए समझते हैं हम आगे के प्रोसेस को। देखो जब हीट आपका जनरेट हो गया, आपने वहाँ से कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे एक सेकेंड थिंग आता है जो होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है कि जब आप उसको आपने हीट प्रोड्यूस कर ली, हीट प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करेंगे कि वो जो आपका रिएक्टर है उसके पास से हम एक ट्यूब को सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट करने का मतलब है कि आप एक कूलेंट को वहाँ से फ्लो कराएंगे। फ्लो कराने से क्या होगा कि जो हीट आपकी जनरेट हुई है वो हीट को हम यूटिलाइज करेंगे पानी को गर्म करने में। क्योंकि बनाना हमको स्टीम है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से सर्कुलेट कर देते हैं। वहाँ से एक स्टीम जो ट्यूब होता है वहाँ से सर्कुलेट कर देते हैं। वहाँ से सर्कुलेट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब वहाँ से हीट जनरेट होती है ज़्यादा तो वो ट्यूब को गर्म कर देती है। ट्यूब गर्म होता है जैसे वैसे ही क्या होता है कि वो स्टीम बहुत ज़्यादा हीट के कारण वो जो पानी होता है गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी को हम लोग पंप से खींच के बाहर लेके आते हैं। वहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा है। हीट एक्सचेंजर का काम होता है हीट को एक्सचेंज करना और स्टीम में कन्वर्ट करना।
जैसे ही गर्म पानी वो आता है और वहाँ पे हीट लेने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आप कोई आपके पास पानी है और आपके पास एक रॉड है, आपने उसको पूरा एकदम उसको गर्म किया रॉड को, आप जब उसको पानी के अंदर हीट करेंगे, अंदर डालेंगे तो क्या होगा, आपको स्टीम देखो कन्वर्ट होगी। ठीक ये हीट एक्सचेंजर का भी वैसे ही कुछ काम रहता है, जो क्या करता है कि गर्म वाटर को हीट को अपने एक्सचेंज कर लेता है, वहाँ पे उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके बाद आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, देखो जब रिएक्शन चल रही होती है, जब यूरेनियम टूटता है और उससे 2 एटम्स और बनते हैं और उसके बाद न्यूट्रॉन जो उससे निकलते हैं, तो वो न्यूट्रॉन दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, यूरेनियम को, उसको तोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, अगर कंटिन्यूसली इतना तेज फास्ट प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि पूरा जो पावर प्लांट है वो कोलैप्स हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर का काम ही ये होता है कि वो स्लो डाउन कर देता है। क्या होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो एटम्स टूट रहे हैं, न्यूट्रॉन जो दूसरे के ऊपर इम्पिच करके तोड़ रहे हैं यूरेनियम के एटम्स को, उसको स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन कर देने से क्या होता है कि नहीं, जो रिएक्शन का रेट होता है कम होता है। इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट यूज़ करते हैं मॉडरेटर के ऊपर, जैसा हैवी वाटर भी हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ये सब यूज़ करते हैं। ये सब यूज़ करके हम लोग स्लो डाउन कर देते हैं। चलो हमने स्लो डाउन कर लिया, उसके बाद हम कंट्रोल कैसे करते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड होता है, जो कि ठीक उसी के बीच में पेनिट्रेट किया जाता है, जहाँ पे हम यूरेनियम को बंडल के रूप में फॉर्म में रखते हैं, उसी के ऊपर लगा रहता है। कंट्रोल रॉड का काम ही यही होता है कि जैसे आपको अभी पावर प्लांट को शट डाउन करना है या रिएक्शन को आइटम्स को और नहीं तोड़ना, आपको शट डाउन करना, तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल रॉड के थ्रू उसको क्या करोगे कि जो आइटम्स टूट रहे हैं, जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है कंट्रोल रॉड नॉर्मली बोरान, कैडमियम और हार्नियम का होता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को सक कर लेता है। वैसे ही जैसे आपके पास थोड़ा सा पानी है तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा सैंड उसके ऊपर बालू डाल देंगे, तो क्या करेगा, वो सैंड क्या होगा, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को दिखने नहीं देगा। ठीक वैसे ही वर्किंग होता है कंट्रोल रॉड का। कंट्रोल रॉड क्या करता है, जो न्यूट्रॉन लगे हैं एटम्स को तोड़ने में यूरेनियम के, उसको क्या करता है, सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कहाँ से होगा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण पूरा तुम्हारा पावर प्लांट पूरा शट डाउन हो जाता है। और अब सेकंड थिंग आता है कि ये भी हो गया। अब लेकिन जब हीट जनरेट होती है उसके साथ बहुत सारी ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज भी निकलेंगी, और ये हम नॉर्मली ओपन स्पेस में तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं। कवरिंग में कैसा होता है, पहली लेयर होती है जो रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि जैसे आपका एटम्स टूट रहा है यूरेनियम, तो यूरेनियम को टूटते समय जो न्यूट्रॉन इधर उधर मतलब भटक गए रहते हैं, उनको क्या करता है, रिफ्लेक्टर के थ्रू रिएक्शन के अंदर लाता है। ये काम होता है रिफ्लेक्टर का, जो पहली शिल्डिंग होती है। और सेकंड शिल्डिंग होती है जिसका नाम है थर्मल शिल्डिंग। थर्मल शिल्डिंग नॉर्मली ये होती है कि जैसा हीट हो, आपका हीट जब जनरेट हुआ तो आसपास का एरिया गर्म होगा, तो थर्मल शिल्डिंग के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब को सर्कुलेट कर देते हैं। सर्कुलेट करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो थर्मल शिल्डिंग और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से वाटर भी गर्म कर देगा, तो कुछ पानी गर्म हो जाता है, जिससे हम लोग बेनिफिट हो जाता है थोड़ा बहुत कि पानी हीट हो जाता है। ये थर्मल शिल्डिंग होती है। तीसरी जो आती है शिल्डिंग, उसको रिएक्टर वेसल कहते हैं। रिएक्टर वेसल में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें अल्फ़ा बीटा गामा बहुत सारी की रेज निकलती हैं। तो ये क्या करता है, रिएक्टर वेसल जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अल्फ़ा और बीटा गामा। लेकिन गामा को काफ़ी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम लोग अलग तरह से स्पेशल एक बायोलॉजिकल शिल्डिंग तैयार करते हैं, जो नॉर्मली एक मीटर से 1.5 मीटर की होती है, जो लेड और कॉन्क्रीट की बनी होती है। ये क्या होती है कि ये पूरा इंसुलेटेड होता है, जो कि बाहर गामा रेस को भी बाहर नहीं निकलने देती। तो ये ओवरऑल ये हो गया। अब समझ लिए अगर गलती से आपके प्लांट के अंदर ब्लास्ट हो गया तो क्या हो। देखिए, अगर नॉर्मली अब न्यूक्लियर बम कहीं पे भी ब्लास्ट होता है तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाने का मतलब इसकी शॉक वेव होती है, जो बिल्डिंगें होती हैं उसको गिरा देंगी। और इसके बाद जो 10 से 15 बीच का एरिया उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है। उसके बाद ये इफेक्ट कितना करेगा,
मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसका इफेक्ट क्या गिरेगा अगर इसका रेडिएशन लीक भी हुआ तो। देखिए रेडिएशन अगर लीक हुआ तो नॉर्मली इसमें से जो अल्फा बीटा और गामा ये किरण निकलती हैं, तो अल्फा बीटा गामा ये काफ़ी हानिकारक होती हैं। हानिकारक ये इसलिए होती हैं क्योंकि आप बोल सकते हैं कि अल्फा इतना ज़्यादा वो कर देंगे कि आपको जो आपके शरीर के अंदर है बहुत सारे जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर देती हैं। ये एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, शॉक वेव हो गई, वो जो बिल्डिंगों को गिरा देती हैं। ये सब किरणें क्या होती हैं बायोलॉजिकली बोले तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए हम लोग जैसा होगा कि जब आपका रेडिएशन लीक होगा तो आपका ब्लास्ट हुआ तो लीक जो रेडिएशन लीक होगा उससे क्या होगा कि नहीं 2 से 3 दिन बाद जो आपका टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर का वो नॉर्मल 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आपका 300 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हो कि नॉर्मल वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब सोचो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। ये आसपास की जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉल्यूट कर देता है, जो कि किसी लिए यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। और इसकी प्रिकॉशन क्या होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन कैसा कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर लीकेज हो गया तो आप बाहर नहीं निकलो, जितना से जितना हो सके सेफ्टी है, इन्वायरमेंट में इधर उधर घूमो मत। और ये हो गया, ये आप अप टू 7 से 7 से 8 दिन तक आप बाहर नहीं निकलो, रेडिएशन के शिकार नहीं होंगे। ये होता है ये प्रोटेक्शन। और अगर ये एरिया से बाहर अगर आप चले भी गए, मतलब 15 किलोमीटर के एरिया से दूर हैं, तो आप बहुत कम ही रेडिएटेड होंगे। तो उससे क्या होगा कि रेडिएटेड आपको एक स्पेशल तरह की क्या बोलते हैं कि आप एक वो पोटेशियम आयोडाइड की गोली भी ले लोगे तो नॉर्मली वो स्टेबल हो जाता है। अब सेकंड थिंग आता है कि जेनेटिक इफेक्ट, डीएनए के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा इसका। देखो जो इसकी रेस होती है अल्फा बीटा गामा, ये जो होता है जेनेटिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डीएनए के ऊपर इफेक्ट करती है। डीएनए के ऊपर देखो, जो डीएनए होता है, डीएनए में 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि एडमिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एडमिन और थाइमिन ये इनका पेयर होता है, एडमिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, और गुआनिन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ एडमिन। ये ऐसा मतलब डबल हेलिकल ट्रिपल, ये एक दूसरे को बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। तो क्या होगा कि जब आपका इफेक्ट गिरेगा, जब इनके ऊपर ये सब रेस पड़ेंगी, तो ये क्या करेगा, ये एक एक मिसिंग कर देगा। ये जो एडमिन थाइमिन की है एक लेयर को ख़त्म कर देगा, और गुआनिन या साइटोसिन या उसको ख़त्म कर देगा। तो ये क्या होगा कि जब आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र डीएनए के थ्रू होता है, आप जानते हो किसी भी आदमी का जनरेशन जेनेटिक डीएनए के थ्रू ही होता है। पेरेंट्स से जो सन में जाता है वो डीएनए के जेनेटिक के थ्रू होता है। तो आप जेनेटिक में जब एडमिन का जो है आपका पहला वाला लेयर है जो देख रहे हो, वो अगर नहीं रहा आपके पास, तो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। तो ज़्यादा इफेक्टेड करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि नहीं, आपका जो आइस का जो जेनेटिक बनाता है वो नहीं रहेगा, या तो आपका ईयर का नहीं रहेगा, या नोज़ का नहीं रहेगा, टीथ का नहीं रहेगा, या विदाउट हर्ट रहेगा। ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं, ये सब जेनेटिक है, क्योंकि ये जो मिसिंग डीएनए होता है ना, इसी के कारण होता है। तो ये सब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।